हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.5 का जो कुछ क्वेश्चन बचा रह गया था उसको क्लियर करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 1.6 में आएंगे और इस चैप्टर को फिनिश करके बहुपद शुरू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कल तक देखा था। आज क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको याद होगा कि पाई को हम सर्किल का डायमीटर और सरकमफ्रेंस के अनुपात के रूप में परिभाषित करते हैं। ये क्वेश्चन दी हुई है कि पाई को हम लोग C/D यानी वृत्त की जो सरकमफ्रेंस और डायमीटर है, परिधि और व्यास है, उसके अनुपात के रूप में हम पाई को परिभाषित करते हैं। और यहाँ जो है ये अंतर्विरोध दिखाते प्रतीत हो रही है, अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत हो रहा है। यहाँ बोल रहा है पाई एक अपरिमेय संख्या है, बट पाई इक्वल टू C/D जो है अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? यहाँ पे पाई का वैल्यू C/D दी हुई है, जहाँ पे C सरकमफ्रेंस परिधि और D डायमीटर व्यास है। इसको हम परिधि और व्यास के अनुपात के रूप में पाई को परिभाषित करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये दी हुई है। पाई का वैल्यू क्या होता है? पाई को हम लोग क्या मानते हैं? पाई को एक अपरिमेय संख्या मानते हैं। यहाँ पे पाई जो है अपरिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है। ये दिख ही रहा है कि जो P/Q के फॉर्म में रहता है वो परिमेय होता है, तो C/D ये परिमेय की तरह दिख रहा है। और यही अंतर्विरोध प्रदर्शित कर रहा है। क्या अंतर्विरोध कैसे हुआ? क्योंकि ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, और अपरिमेय और परिमेय कभी भी इक्वल नहीं होती है। ठीक है, तो इसी अंतर्विरोध का निराकरण करना है। तो अपरिमेय और परिमेय संख्या का हम अगर मल्टीप्लाई, जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी करेंगे, पर एक परिमेय लेंगे और अपरिमेय, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो अपरिमेय ही होगी। ठीक है, हमने क्या बोला कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का हम जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी अगर निकालेंगे, एक परिमेय लेंगे और एक अपरिमेय, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो एक अपरिमेय संख्या होगी। जैसे इसको अंतर्विरोध को दूर करने के लिए, निराकरण करने के लिए क्या करना होगा? हमें C और D, इसको, ये तो अपरिमेय है ही है, बट यहाँ C/D को हमें अपरिमेय बनाना होगा, तभी ही इसका विरोध जो ये दिखा रहा है वो निराकरण हो पाएगी। यानी अपरिमेय इसको बनाना होगा, अपरिमेय इक्वल टू अपरिमेय करना होगा। ठीक है, और एक और बात आप लोग जानते होंगे, पाई इक्वल टू 22/7 होता है। पाई इक्वल टू 22/7। पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और पाई का जो ये 22/7 वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्स में पाई का वैल्यू 22/7 लिया गया है। ठीक है, और इसका अगर हम लोग पाई का एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। यानी कि भागफल और शेष, भागफल जो है रिपीट होते जाएगा और शेष भी रिपीट होते जाएगी, यानी शेष बचते जाएगी और वो डिवाइड आगे की तरफ होते जाएगा। इसका शेष कभी भी शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पाई अपरिमेय है, बट 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे पाई को हम अपरिमेय मानते हैं और इसको परिमेय मानते हैं, और पाई का 22/7 वैल्यू जो है एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको निराकरण हम करने के लिए क्या करेंगे? C और D में से किसी एक को परिमेय मानेंगे। ठीक है, C और D में से किसी एक को अपरिमेय मानेंगे। मान लीजिए हम यहाँ C का वैल्यू मान लेते हैं, C का वैल्यू कुछ अपरिमेय माने और D का वैल्यू परिमेय माने, 3 मान लेते हैं, और C/D का वैल्यू निकालेंगे तो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। अपरिमेय और परिमेय का डिवीजन अपरिमेय ही होगा। अगर C को हम परिमेय संख्या कुछ मान लेते हैं और D को अपरिमेय मानते हैं, तो भी इसका जो रिजल्ट है वो अपरिमेय ही प्राप्त होगी। ठीक है, एक बार C को हम लोग अपरिमेय माना और D को परिमेय, एक बार में C को परिमेय और D को अपरिमेय माना, बट दोनों का रिजल्ट क्या हुआ? लास्ट में अपरिमेय ही प्राप्त हुआ। ये भी अपरिमेय हुआ और ये भी अपरिमेय हुआ।
इसको निराकरण करने के लिए क्या करेंगे हम, सी और डी में से किसी को, एक को अपरिमेय मानेंगे और एक को परिमेय मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सी और डी में से कोई एक अपरिमेय है, सी और डी में से किसी एक को हम अपरिमेय मान रहे हैं, इसलिए पाई इक्वल टू सी बाई डी भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी, एक अपरिमेय संख्या ही होगी। और यही है जो इस अंतर विरोध का निराकरण कर रहा है। क्या निराकरण किया हमने, सी और डी में से किसी एक को अपरिमेय माने, इस तरह से सी बाई डी भी अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल में कुछ इस तरह से लिख लेंगे, सी इक्वल टू √2, डी इक्वल टू 3, इसलिए सी बाई डी इक्वल टू √2/3 अपरिमेय हो गया। और यहाँ पे लिख देंगे पाई इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू अपरिमेय। ठीक है, इस तरह से सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। निराकरण करना था, निराकरण करने के लिए हमने इसमें से किसी एक को अपरिमेय माना, ये खुद इसका निराकरण हो गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसको देख लीजिए आप लोग। मिटाते हैं अब इसको और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, √9.2 या 3 कुछ है, 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। दर्शाएं या निरूपित करें। ठीक है, संख्या रेखा पर √9.3 को दर्शाना है। तो इससे पहले वाले एक्सरसाइज 1.3 में, 1.3 या 2 में हमने अपरिमेय संख्या को और वास्तविक संख्या को किस तरह संख्या रेखा पर दर्शाते हैं बताए हुए हैं। चलिए इसका भी आंसर अभी हम बतला दे रहे हैं। इसको बनाने के लिए परकाल, स्केल, चांद, डिवाइडर ये सब की ज़रूरत होगी और उसके लिए पेन पेपर की भी ज़रूरत होगी। तो पहले हम यहाँ समझा दे रहे हैं इसको, उसके बाद हम पेन पेपर पर भी आप लोग को बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, √9.3 को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है, √9.3। ठीक है, ये एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए क्या करना होगा, हमें एक लाइन खींचनी होगी। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ 9 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचे और इसका नाम दिए ए बी। इसको 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा दिए और इसका नाम दे दिए सी। ठीक है, अब क्या काम करना है, हमें ए और सी का डिवाइड करना है, यानी ए और सी को 2 भागों में बांटना है, बीचों बीच इसको डिवाइड करना है। किस तरह से करेंगे, इसके लिए डिवाइडर चाहिए होगा, प्रकार। तो क्या करेंगे, इस दोनों को आधा आधा डिवाइड करने के लिए आधा से ज़्यादा माप ले लेंगे। ठीक है, आधा से ज़्यादा यहाँ तक, यहाँ पे एक बार रखेंगे प्रकाल को और इस तरह से ऐसे इधर काटेंगे एक लाइन, फिर यहाँ रखेंगे और इस तरह से ऐसे काटेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, नीचे काटेंगे, यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे और नीचे काटेंगे और काटने के बाद इस दोनों को हम मिला देंगे। ठीक है, मान लीजिए ये हो गया, दोनों को बीचों बीच डिवाइड कर रहा है। ठीक है, आप लोग स्केल प्रकार डिवाइडर से बनाइएगा। 2 भागों में जब हम इसे डिवाइड कर दिए तो अब हमें अर्धवृत्त तैयार करना होगा। अर्धवृत्त तैयार करने के लिए हमें इसको माप लेना होगा, इस दोनों का माप लेंगे, यहाँ पे रखेंगे और एक चांद की तरह ऐसे मिला देंगे। ठीक है, अर्धवृत्त की तरह मिला दिए, माप करके मिलाइएगा, यहाँ से यहाँ तक लेंगे और यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पे रखना है,
परकाल यहाँ रखना है और पेंसिल को यहाँ रखना है और ऐसे सी तक मिलाना है। ठीक है, ये बीचों बीच हो जाएगी। और उसके बाद क्या करना है, हमें बी पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, कोण बनाना है बी पे। तो ये हमने 90 डिग्री का कोण बना दिया। यहाँ पे चांद से माप लेंगे यहाँ 90 डिग्री और ये लाइन खींच लेंगे, ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें यहाँ पर रख करके यहाँ रखेंगे परकाल, यहाँ रखेंगे पेंसिल और इस तरह से इधर मिला देंगे। ठीक है, और इसको ऐसे बड़ा कर देंगे। यही जो बना √9.3 को इसी तरह से हम लोग डिनोट करेंगे। ये जो हो गया यहाँ से यहाँ तक √9.3 और ये √9.3। ठीक है, इसी तरह से हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। यस, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। पेन पेपर पर हम इसको बनाकर दिखला देंगे। ठीक है, समझाने के लिए इतना किया था हमने। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करें। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा कि हरों का परिमेयकरण करें, तो वहाँ पे क्वेश्चन में हर जो हो गई, हर का वैल्यू अपरिमेय होगी। यानी जब भी हरों को परिमेयकरण करने के लिए कहें तो क्वेश्चन हमेशा इसका हर का वैल्यू अपरिमेय होगी। ठीक है, क्वेश्चन ही बनाते हैं। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन बुक में दी हुई है 1/√7 है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 1/√7 माइनस √6। थर्ड क्वेश्चन है 1/√5 + 2। और फोर्थ क्वेश्चन है 1/√7 माइनस 2। और क्वेश्चन इसमें हम लोग मिला ले रहे हैं, √2 माइनस √5 माइनस 3, √5 माइनस √3 बटा √2। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। हमने एक्स्ट्रा में लिया 1/√2। कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगी, इस क्वेश्चन में देखिए सभी में हर का जो वैल्यू है वो परिमेय संख्या है, अपरिमेय सॉरी, इसको परिमेयकरण करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1/√7। √7 अपरिमेय संख्या है। इसी को हर में जो वैल्यू दी हुई है अपरिमेय जो है, इसी को परिमेय बनाना है। परिमेय बनाने के लिए क्या करना है, हमें जो नंबर दी हुई है उसी नंबर से ऊपर में भी और नीचे में भी, अंश में भी और हर में भी, दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा, तभी हम इसे परिमेय बनाएंगे। जैसे √2 दी हुई है, तो √2 को परिमेय बनाने के लिए क्या करेंगे, हम √2 से ही गुना करेंगे, तभी तो रूट हटेगी। परिमेय बनाने का मतलब है हमें रूट को हटाना है, तो रूट हटाने के लिए रूट से ही उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी रूट हटेगी। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम √7 से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे और √7 से नीचे में भी। √7 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे √7 आएगा, और √7 रूट दो ठो रूट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो रूट हट जाएगी। कब हटेगी, जब उसका दोनों का नंबर सेम हो। जैसे √2 है और √3 है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ रूट नहीं हटेगी। क्यों नहीं हटेगी, क्योंकि नंबर डिफरेंट हो गया, ये √6 हो जाएगी।
बट अगर √2 में हम √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर सेम रहेगा तो रूट हट जाएगी और सिर्फ 2 होगी। √6 में √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगी और 6 होगी। ठीक है, तो 1 से √7 में मल्टीप्लाई किए तो √7 आया, और √7 में √7 से मल्टीप्लाई किए 7 आया, तो √7/7 यही परिमेयकरण करना था, हमने परिमेयकरण किया, यही आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा है 1/√7 माइनस √6, इसको परिमेयकरण करना है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने कल एक फॉर्मूला बताया था आप लोग को सरल करने के टाइम, जब a + b हो और इंटू में a - b हो तो मल्टीप्लाई करके a² - b² हो जाता है। ठीक है, एक फॉर्मूला है, इसी का यूज करेंगे। अगर नीचे में हमको हर में निगेटिव साइन है तो हमें अंश में पॉजिटिव साइन लेकर के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अंश और हर दोनों में। जैसे समझिए √7 माइनस √6 है, निगेटिव साइन है, तो इसको परिमेय बनाने के लिए इसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, बट साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे और लिखेंगे √7 + √6 बटा √7 + √6। ठीक है, 1 से √7 + 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √7 + √6 बटा, और ये a + b इंटू a - b के फॉर्म में आ जाएगा, सेम है ab, तो a + b इंटू a - b होता है a² - b²। तो यहाँ पे हम करेंगे √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा √7 + √6 बटा 7 - 6, ये आ जाएगी √7 + √6 बटा में 7 में से 6 घटाएंगे 1, ये अपरिमेय था जो परिमेय हो गया, हमने हरों का परिमेयकरण कर दिया, यही आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 को सॉल्व करते हैं। थ्री का हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1/√5 + √2, 1/√5 + √2 अपरिमेय संख्या है, इसका परिमेयकरण करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव साइन है तो उसको निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर वही रहेगा √5 - √2 बटा √5 - √2। पॉजिटिव था, निगेटिव से मल्टीप्लाई किए, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा √5 - √2 बटा a² - b², a + b इंटू a - b हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, आ जाएगी √5 - √2 बटा 5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2 इक्वल टू आ जाएगी √5 - √2 बटा 5 में से 2 घटाएंगे 3, आंसर हो गया। ठीक है, हरों का हमने परिमेयकरण कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1/√7 माइनस 2 है, इसको भी क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, √7 + 2 बटा √7 + 2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √7 + 2 आएगा बटा में a² - b² हो जाएगी, यानी √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगी √7 + 2 बाई से रूट का स्क्वायर करेंगे तो 7 माइनस 2 दूना 4। ठीक है, घटा देंगे इसको, ये हो जाएगा √7 + 2 बटा 4 में 7 में से 4 जाएगा 3, आंसर हो गया। हर अपरिमेय था, हमने परिमेय बना दिया। ठीक है, देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सोल्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 बच गया, ये है, इसका हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का, सॉरी यहाँ √2 था,
√5 माइनस √3 बटा √2 है। इसको परिमीकरण करने के लिए हमें √2 को 2 बनाना है, यानी रूट हटाना है। तो √2 से ऊपर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √10 माइनस √6 बाई √2 हो जाएगा 2। यही आंसर हो गया। ठीक है, इसको अब √10 माइनस √6 घटा के √4 नहीं कीजिएगा, ये ऐसे ही रहेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 हल करते हैं। 1/√2 है, इसको √2 से ऊपर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से नीचे भी आ जाएगा √2/2। आंसर हो गया। ठीक है, तो ये चैप्टर अब समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर एक्सरसाइज 1.6 में जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसको मिटाते हैं और आप लोग को घात और घातांक का नियम जो है उसके बारे में पढ़ाएंगे। एक्सरसाइज 1.6 घात और घातांक का नियम। घात और घातांक, इसमें कुछ फॉर्मूला है जिसको याद करने की ज़रूरत है। घात और घातांक, घात किसको बोला जाता है, यानी जो पावर में कोई वैल्यू है और उसके पावर में जो दी हुई है वही घात होता है। जैसे a के पावर n, तो हम इसको बोलेंगे a का घात n। a के पावर 2 है, लिखेंगे a का घात 2। ठीक है, तो पावर का जो है, पावर को ही हम लोग घात बोलते हैं। इसमें a के पावर m गुने a के पावर n फॉर्मूला है, याद करना होगा। a यानी कि पावर का वैल्यू डिफरेंट हो और यानी घात डिफरेंट हो और नंबर सेम हो, तो क्या करेंगे हम, उसका एक फॉर्मूला होता है, पावर जुट जाता है। a के पावर m प्लस n मल्टीप्लाई करेंगे तो a के पावर m इंटू a के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस n हो गया। मल्टीप्लाई रहेगा तो ऐड कर देंगे घात को। अगर a के पावर m बटा a के पावर n है, डिवाइड में है, तो उसका घात सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन, अगर a के पावर m के पावर n रहे तो इसको ये हो जाएगा a के पावर m इंटू n। ठीक है, चौथा, अगर ठीक है a के पावर m इंटू b के पावर m रहे। देखिए यहाँ पे घात सेम है, यहाँ पे घात डिफरेंट है, यहाँ घात सेम है, और a वैल्यू और a और b दोनों डिफरेंट है, तो इसका फॉर्मूला a और b एक साथ हो जाएगा और घात m रहेगी। ठीक है, a और b को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 5वां नंबर कंडीशन है, अगर a√2 लिखा हुआ n√a लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होगा रूट अगर हटाएंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा a के पावर 1/n। ठीक है, रूट अगर हटाएंगे तो जैसे 2√a लिखा हुआ है तो a का वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ठीक है, यही कुछ फॉर्मूला था जिसे याद करने की ज़रूरत है। और हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं बुक। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। क्वेश्चन आएगा, सरल करें। उसके लिए ये जो है 4-5 फॉर्मूला, इसको याद रखना जरूरी है। इसको जल्दी जल्दी नोट कीजिए आप लोग। एक्सरसाइज 1.6 1 2 3 3 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, छठा नंबर एक और है, अगर
इसको ऋणात्मक घातांक बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अगर इस फॉर्म में रहे 1/a के पावर n, तो इसको सोल्व करते हैं तो पावर की जो वैल्यू है वो निगेटिव में आ जाती है, यानी इसको हम लोग ऋणात्मक घातांक बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी समझाने का हम समझा देंगे। इसको मिटा रहे हैं, इस फॉर्मूला को नोट करके याद कीजिए। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 को बोला ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 64 के पावर 1/2, 32 के पावर 1/5। थर्ड क्वेश्चन है 125 के पावर 1/3, ठीक है। ज्ञात करना है, इसका वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 का हल करते हैं हम लोग। 64 के पावर 1/2 है, 64 का गुणनखंड करते हैं, ठीक है। फैक्टर निकालने तो आता ही होगा, सबसे छोटा वैल्यू से लगाएंगे। 32, 16, 8, 4, 2, 2 क्या आ गया, इसको हम कैसे लिखेंगे। 2 के पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 जो है 6 बार आया है, इसलिए हम 2 के पावर 6 लिख दिए, ठीक है। 64 को हमें घात के फॉर्म में लिखना है, 64 को घात के फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 2 के पावर 6 के पावर 1/2, ठीक है। 64 का हमने इस तरह से फैक्टर निकाल के 2/6 लिखा, 2 टू द पावर 6, ठीक है। सोल्व करेंगे 2 के पावर 6 इंटू 1/2 आ जाएगी, ठीक है। अब ये 6 मल्टीप्लाई में है और 2 डिवाइड में है, तो ये कट जाएगा। 2 से 6, 2 3 जा 6 आ जाएगी। 2 के पावर 3 गुने 1, 2 के पावर 3, 2 का क्यूब कितना होता है, इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 आ जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, इसका आंसर 8 हो गया, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टू के पावर 1/5 है, ठीक है। हल करना है। 32 को हम कितना लिख सकते हैं, 32 का फैक्टर, तो 2 टू द पावर 5, 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 1 2 3 4 5, 2 टू द पावर 5। 32 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 के पावर 1/5, ठीक है। 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 हो जाएगा। गुना में है, डिवाइड में कट जाएगी, आ जाएगा 2 के पावर 1 इंटू 1 बराबर 2 के पावर 1 बराबर 2, आंसर, ठीक है। 1 2 समझ में आया होगा। पहले क्या किया हमने, 64 का फैक्टर निकाला, फिर 32 का फैक्टर निकाला, और उसको क्यों फैक्टर निकाले, क्यों हमें इसको घात के फॉर्म में लिखना था। घात के फॉर्म में लिखने के लिए ही हमने इसका फैक्टर निकाला, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 125 के पावर 1/3। 125 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5 का क्यूब, यानी 125 का फैक्टर निकालते हैं। 5 दूना 10, 50 25, 50 25, ठीक है। वन 125 पावर 1/3, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे,
5 का पावर 3 1/3, ठीक है। 5 3 टाइम्स आया तो इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 3। अब इसको सोल्व करेंगे। 5 के पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, 5 के पावर 1 इक्वल टू 5। जब भी घात के फॉर्म में लिखना हो तो इसके लिए फैक्टर करेंगे, उसके बाद ही फैक्टर करने के बाद खुद ही वो घात में आ जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है, ज्ञात कीजिए। एक में है 9 के पावर 3/2, दूसरा नंबर है 32 के पावर 2/5, तीसरा क्वेश्चन है 16 टू द पावर 3/4, चौथा क्वेश्चन है 125 टू द पावर 1/-1/3, ठीक है। इसको हम लोग हल करते हैं। 9 को पहले हम लिखेंगे घात के फॉर्म में। 9 को घात के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होगा, 9 को फैक्टर निकालना पड़ेगा। यानी फैक्टर का मतलब हो गया 9 को 3 बार अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 9 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2 पावर 3/2, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसको लिखेंगे 3 के पावर 2, ये मल्टीप्लाई में है 3/2, 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि एक गुना में है एक डिवाइड में है, तो ये बच जाएगी 3 के पावर 1 गुने 3 बराबर 3 के पावर 3, 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 27 आंसर हो गया, ठीक है। 3 टू द पावर 3 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 27। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 32 की पावर 2/5 है। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5। कैसे आएगा 2 के पावर 5, 32 का फैक्टर निकालेंगे, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में करके दिखा दिया है आप लोग को। इसको लिखेंगे 2 के पावर 5, ब्रैकेट हटेगा, हो जाएगा 2 के पावर 5, 5 से 5 कट जाएगा, आ जाएगा 2 के पावर 1 इंटू 2। इसको लिखेंगे 2 के पावर 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 2 जा 4। इसका आंसर आ गया 4, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 4 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, 16 टू द पावर 3/4। 16 को लिखेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 2 के पावर 4 के पावर 3/4। 2 2 जा 4, ब्रैकेट हटाएंगे 3/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 2 के पावर 3 बचेगी। इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 125 के पावर -1/3 है, निगेटिव है, यहाँ पे घात जो है निगेटिव फॉर्म में है। 125 को लिख सकते हैं 5 के पावर 3 -1/3, ठीक है। 50 25 बचे 125, 125 का फैक्टर निकालेंगे तो 5 2 जा 5 के पावर 3 आएगा। 5 के पावर 3 गुने -1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 के पावर -1। फॉर्मूला बताए थे कि इन्वर्स में बटा में रहता है तो इन्वर्स में हो जाएगा, इन्वर्स में रहेगा तो बटा में हो जाएगा, तो 1/5। इन्वर्स का मतलब होता है a टू द पावर -1 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1/a है। a के पावर -2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1/a के पावर 2 है, ठीक है। तो इसको हम 1/5 लिख सकते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरल कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है,
2^3/2 इंटू 2^1/5। दूसरा क्वेश्चन है 1/3 3^3^7। थर्ड क्वेश्चन है 11^1/2/11^1/4। फोर्थ क्वेश्चन है 7^1/2 इंटू 8^1/2। जहाँ फार्मूला का यूज होगा वहाँ हम फार्मूला यूज करेंगे, जहाँ फार्मूला का यूज नहीं होगा वहाँ फार्मूला यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये घात के फॉर्म में पहले से ही दी हुई है और इसको सरल करना है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लाना है। 2^3/2 हम क्या लिख सकते हैं? a⁴m इंटू a⁴n के फॉर्म में दिख रहा है। a मानेंगे इसको m मानेंगे, इसको n। तो a⁴m इंटू a⁴n इंटू a⁴n होता है m प्लस n। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे हम उसको 2^3/2 इंटू 2^1/5 है। a⁴m इंटू a⁴n हो जाएगा a⁴m प्लस n, यानी 3/2 प्लस 1/5। ये लिखे, सॉरी 2। अब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे। 3/2 प्लस 1/5, 2 और 5 का एलसीएम 10 हो जाएगा। 2 से 10 में डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 5 3 15 प्लस 5 दूना 10, 2^17/10। पावर 2/3, सॉरी क्वेश्चन गलती लिखा हमने। ठीक है, ये भी सही आंसर है। इसको कोई और क्वेश्चन मान लो। क्वेश्चन नंबर 5 में लिख दे रहे हैं 2^2/3 इंटू 2^1/5। ठीक है, उल्टा लिखा गया था। ठीक है, ये भी सही है, आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 1^3⁷। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? 3^3 है, भिन्न से इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3⁻³ इंटू 7 इक्वल टू हो जाएगा 3⁻21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इस तरह से सोल्व हो सकता है। आप इसको एक बार समझ में आ गया तो आप सोल्व कर सकते हैं। हम जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, टाइम बहुत ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 11^1/2 बटा 11^1/4 a⁴m बटा a⁴n के फॉर्म में है। इसको लिखेंगे a⁴m माइनस a⁴n। ठीक है, ये किस फॉर्म में है? चूँकि लिखेंगे a⁴m बटा a⁴n बराबर होता है a⁴m माइनस n, इसलिए इसको लिखेंगे 11^1/2 माइनस 1/4। ठीक है, 11^2 4 का एलसीएम 4, 2 माइनस 1 इक्वल टू 11^1/4 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 7^1/2 इंटू 8^1/2। ये है a⁴m इंटू b⁴m के फॉर्म में है, तो इसको ab⁴m इस फार्मूला पर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7^1/2 इंटू 8^1/2 बराबर इसको लिखेंगे 7 इंटू 8^1/2। ठीक है, ये हो जाएगी 8×7 = 56, 56^1/2
पावर 1/2 हटाएंगे तो √56 रहता है। ठीक है, रूट में नहीं लाना है, इतना ही तक आंसर, यही आंसर हो गया। ठीक है, अगर कोई वैल्यू रूट में है तो रूट हटाते हैं तो पावर 1/2 हो जाता है, ये भी याद कीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 जो बचा उसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गलती लिखा गया था, इसलिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 5 बना दिया। ठीक है, घबराइएगा नहीं, जो फर्स्ट क्वेश्चन गलत है। फर्स्ट क्वेश्चन को हमने 5th बना दिया, यानी 5th नंबर है 2⁵ इंटू 2⁵1/5। इसको हल करना है a⁴m इंटू a⁴n। चूँकि लिखेंगे a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू a⁴m प्लस n होता है, ये फॉर्मूला होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इसी फॉर्म में अरेंज करेंगे, 2⁵3 प्लस 1/5। ठीक है, इस तरह लिखेंगे 2⁵3 5 का एलसीएम 15, 5 दूना 10 जोड़ 3, 2⁵13/15 आंसर। ठीक है, तो आज एक्सरसाइज 1.6 समाप्त हुआ। हमने घात और घातांक का चैप्टर समाप्त किया और घात और घातांक का जो कुछ फॉर्मूला है उसको बताया, जो आप याद करना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन बनाने के लिए। आप लोग उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये चैप्टर जो है संख्या पद्धति चैप्टर नंबर 1 आज समाप्त हुआ और कल हम लोग बहुपद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ जो याद करने की चीज़ है उसे हम आपको रिकॉल करा दे रहे हैं। इस संख्या पद्धति के पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, तो संख्या पद्धति के पूरे चैप्टर में हमने पहले वास्तविक संख्या, पहले तो हमने कुछ परिचय उसका देखा। परिचय में हमने नंबर्स के बारे में बताया था, यानी कि वास्तविक संख्या किसको बोला जाता है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन नंबर आएंगे, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, ये सब जितने नंबर्स हैं उनके बारे में, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, ये सब हमने पढ़ा था। तो बता दे रहे हैं, थोड़ा सा अभी और रिकॉल करा दे रहे हैं। वास्तविक संख्या ऐसी संख्या है, यानी कि संख्याओं के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या में आती है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, प्राकृत संख्या, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, ये जो भी है वो सब वास्तविक संख्या में आती है। तो यहाँ हमें वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय पढ़ना था। तो परिमेय के बारे में हमने बताया था कि जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर नहीं है 0 और p और q एक पूर्णांक होना चाहिए, तभी हम इसको परिमेय मानेंगे। ठीक है, परिमेय कौन सी संख्या को कहेंगे, तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर नहीं होना चाहिए 0 और p और q एक पूर्णांक होना चाहिए। दूसरा हमने बताया था अपरिमेय की संख्या के बारे में, तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, q बराबर नहीं है 0 और p और q एक पूर्णांक है, तो उसे अपरिमेय कहेंगे। उसके बाद हमने शांत और अशांत के बारे में पढ़ा था, शांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। तो जिस नंबर का, जिस संख्या का वैसी संख्या जो शांत होगी, शांत को हम लोग परिमेय माने थे, यानी जो भी संख्या शांत होगी वो परिमेय भी होगी और जो अशांत होगी, अशांत अनावर्ती, वो अपरिमेय होगी। ये भी हमने बताया था। शांत किसको बोलते हैं और अशांत किसको बोलते हैं, ये भी हमने बताया था। शांत उसको बोलेंगे जो आसानी से कट जाए, यानी कि शेषफल 0 हो जाए। शांत शेषफल 0 नहीं होगा, यानी कि शेषफल कुछ न कुछ बच जाएगा या ये रिपीट होते जाएगी, बढ़ते जाएगी, तो वो अशांत हो जाएगा। ठीक है, यही सब हमने पढ़ा था। उसके बाद संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को, अपरिमेय संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को किस प्रकार से निरूपित करेंगे, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने आज
घात और घातांक के बारे में देखा। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूला है जो याद करने की चीज़ है, उसे आप लोग याद कर लीजिएगा और इस चैप्टर को आज हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो अगर सेशन मेरा अच्छा लगे आप लोग को तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।